Dear students, welcome to CS Crux. Our today's topic is functional dependency in database management system. Database management system में जब हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, जब हम वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स को कवर करते हैं, वहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी की टर्म बार बार रिपीट होती है। हमें नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझना है, फिर हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक कॉन्स्टेंट है जो एक रिलेशन में, एक टेबल में एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है, उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी बोला जाता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को और सिंपलर वे में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोस्टली मैथमेटिक्स में, मैथ्स में ये देखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक वैल्यू है x, जो हमने फंक्शन f को इनपुट दी, फंक्शन f ने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया, कंप्यूट करने के बाद हमें एक वैल्यू y आउटपुट जो है वो प्रोवाइड की। अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट करके देखें, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर फंक्शन है, यहाँ पर हमने एक वैल्यू दी 5 जो कि एक इनपुट थी, और उसने जो स्क्वायर फंक्शन है उसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पर कंप्यूटेशंस की, और 25 हमें क्या दी जी? आउटपुट दी। ये हमारे पास जो 5 है ये क्या थी? इनपुट। उसके बाद जो फंक्शन था उसने कंप्यूटेशन इसके ऊपर अप्लाई की और फिर हमें आउटपुट मिली 25। अगर मैं बात करूं फंक्शनल डिपेंडेंसी की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल ये है एक हमारे पास रिलेशन या टेबल जिसका नाम है R। अगर मैं ऐसा लिखूं A goes to B, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम A की एक वैल्यू के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और वो हमें B आउटपुट देती है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास काम हो रहा है इस मैथ की इक्वेशन में। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में A goes to B, ये डिफरेंट है किससे? इस मैथ वाले जो फंक्शन है इससे। अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो रिलेशन R है उसका एट्रीब्यूट A और एट्रीब्यूट B, जो कि दो उसमें एट्रीब्यूट हैं, अगर मेरे पास एट्रीब्यूट A की कोई वैल्यू हो तो मैं उससे एट्रीब्यूट B की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं, उसको सर्च कर सकता हूं, उसको डिटरमाइन कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे पास A एट्रीब्यूट की वैल्यू है 4, तो क्या इस 4 से मैं B एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता हूं? तो होगा कुछ यूं कि उस रिलेशन में, उस टेबल में A के जो वैल्यूज हैं उनको सर्च किया जाएगा, तो 4 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है K J Y, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसको डिटरमाइन कर लेंगे। अगर जो A एट्रीब्यूट है उसकी कोई वैल्यू दूसरे B एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन कर रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A डिटरमाइन B, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि B इज डिटरमाइंड बाय A। तो इस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि जो A है जिसकी वैल्यू से हम B एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, उस A को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। और जो B है उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। ठीक हो गया जी? ये क्या है? ये है डिटर्मिनेंट और ये है डिपेंडेंट। अब डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट को अगर हम और डिटेल में देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। जबकि वो एट्रीब्यूट जिसकी कोई वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू से फाइंड आउट हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट बोलेंगे। ये है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी।
जिसमें अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू हमारे पास हो तो उस वैल्यू से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम सर्च कर सकते हैं इन अ रिलेशन, इन अ टेबल। उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी बोला जाता है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को और डिटेल में समझने के लिए, ज़्यादा सिंपलर वे में समझने के लिए हमको कुछ केसेस यहाँ पर कंसीडर करना है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट के नाम का। हमने स्टूडेंट के नाम के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर है रोल नंबर, जहाँ पर स्टूडेंट के रोल नंबर लिखे हुए हैं। दूसरे नंबर पर एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंट नेम, जहाँ पर डिपार्टमेंट नेम लिखे हुए हैं। और उसके बाद है डिपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसके अंदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग जो है उनके नेम लिखे हुए हैं। हमें कुछ केसेस यहाँ पर कंसीडर करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो वैलिड है या इनवैलिड है। उसके लिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ और हम फर्दर आगे जो है वो उसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर 1 को देखते हैं। जो केस नंबर 1 है वो क्या है? कंसीडर हम ये कर रहे हैं कि रोल नंबर इन रिलेशन स्टूडेंट, रोल नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग। कि जो रोल नंबर है ये डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट नेम को, डिपार्टमेंट नेम को और डिपार्टमेंट बिल्डिंग को। अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट है, तो अगर मेरे पास रोल नंबर हो, मैं स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम और बिल्डिंग नेम को फाइंड आउट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं। अगर हर स्टूडेंट के पास अपना अलग से एक यूनिक रोल नंबर है तो उस रोल नंबर से हम उस स्टूडेंट का नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन रिलेशन स्टूडेंट, डिपार्टमेंट नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जो डिपार्टमेंट बिल्डिंग है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी जो रोल नंबर 2 है, अगर मेरे पास रोल नंबर 2 हो तो क्या उसका मैं स्टूडेंट नेम, उसका डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट बिल्डिंग फाइंड आउट कर सकता हूं? मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूं। हमें पता है कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर 2 होगा उसका जो नाम है वो क्या है? वो है मिस्टर बी। उसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? वो है IT। और इसी तरह से जो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसकी वो कौन सी है? वो है G3। तो ये पहला हमारे पास है वैलिड केस। वैलिड केस किस सेंस में? फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें जो पहला है वो है डिटर्मिनेंट, मैं यहां पर लिख रहा हूं जी डिटर्मिनेंट, इसको DET से लिख रहा हूं, और दूसरा है डिपेंडेंट जिसको मैं DEP से लिख रहा हूं। अगर मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है डिटर्मिनेंट और दूसरा है डिपेंडेंट, तो अगर दोनों डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट दोनों डिफरेंट होंगे, जैसे मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है 1 और 2, और जो डिपेंडेंट है वो है A और B, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है? वो वैलिड है। ये है केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब केस नंबर 2 में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट नेम है वो डिटरमाइन करता है डिपार्टमेंट बिल्डिंग को। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस डिपार्टमेंट बिल्डिंग, डिपार्टमेंट बिल्डिंग। इसको अगर हम थोड़ा सा थॉरली देखें, इस रिलेशन को देखें, तो यहां पर जो डिपार्टमेंट नेम है वो रिपीट हो रहे हैं। यहां पर ये देखिए जो कंप्यूटर साइंस है ये रिपीट हो रहा है, जो IT डिपार्टमेंट है ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको अगर यहां पर देखें तो जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है ये डिटरमाइन करता है जिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को, वो है G4। इसी तरह से जो दूसरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो किस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा है? वो कर रहा है G4। तो क्या यहां पर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं? डिपार्टमेंट नेम भी रिपीट हो रहा है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो भी रिपीट हो रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंट है वो भी रिपीट हो रहा है। तो क्या ये एक इनवैलिड केस है? नहीं, ये एक इनवैलिड केस नहीं है। वो किस वजह से?
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूं कि इस स्टूडेंट टेबल में मुझे ये बताइए कि जो डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है वो किस बिल्डिंग में है। जब आप इसको देखोगे तो आप देखोगे कि पहले नंबर पर जो CS लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जो उसका डिपेंडेंट है जहां से आप डिपार्टमेंट बिल्डिंग है वो है G4। दूसरे नंबर पर जहां पर CS लिखा हुआ है वो भी G4। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वो एक्यूरेट और करेक्ट मिलेगा। यहां पर मसला ये है कि जो एंट्रीज हैं वो डुप्लीकेट हैं, यहां पर रिडंडेंसी तो है लेकिन हमारा डाटा जो है वो रॉन्ग नहीं है। तो ये जो दूसरा केस है ये भी क्या है, ये एक वैलिड केस है। वैलिड केस किस तरह से, मैं दोबारा से यहां पर लिख रहा हूं जी, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है और जो डिपेंडेंट है, डिटर्मिनेंट को मैं लिख रहा हूं DET से और डिपेंडेंट को मैं लिख रहा हूं DEP से, ठीक है जी। अब जो डिटर्मिनेंट है वो भी अगर सेम हो, फॉर एग्जांपल दोनों डिटर्मिनेंट हैं जी सेम, और इसी तरह से जो डिपेंडेंट है वो भी क्या है, वो भी सेम है, तो ये जो केस होगा ये भी हमारे पास कौन सा केस होगा, ये वैलिड केस होगा। अब तक हमने 2 केसेस देखे। पहले केस में हमने ये देखा कि अगर डिटर्मिनेंट डिफरेंट है और इसी तरह से डिपेंडेंट डिफरेंट है तो यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी वैलिड है। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट सेम है और उसके साथ साथ जो डिपेंडेंट है वो भी सेम है, सिमिलर है, तो यहाँ पर भी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। अब केस नंबर 3 को हमने समझना है, यही डिपेंडेंसी को यहाँ पर हमने देखना है, दोबारा से इसको रिपीट करना है जो हमने प्रीवियस केस नंबर 2 में देखी। वो ये कहता है कि डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस डिपार्टमेंट बिल्डिंग। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है ये हमें जो वैल्यू डिटरमाइन करता है वो है B2, और इसी तरह से जो मैथ है वो डिटरमाइन करता है B2, ठीक है जी। वो कहता है कि जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वो कौन सी वैल्यू हमें देता है, B2, यानी कि जो बिल्डिंग नेम है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का वो क्या है, B2, और इसी तरह से जो मैथ डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट की भी जो बिल्डिंग है वो क्या है, B2। अब क्या ये एक वैलिड केस है या इनवैलिड केस है? अब वैलिड और इनवैलिड को हम एक एग्जांपल के साथ चेक करते हैं हमारी रियल लाइफ एग्जांपल में। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो? तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से भी ठीक हो गया कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ये डिफरेंट है, अगर डिफरेंट डिटर्मिनेंट हो तो हमें जो डिपेंडेंट है वो सेम मिल सकते हैं। एक तो पहले नंबर पर हमने वहां से देख लिया, दूसरे नंबर पर हम इसी एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखो तो जो रोल नंबर 3 है उसमें स्टूडेंट का नाम क्या है, मिस्टर सी। इसी तरह से जो रोल नंबर 4 है उसके स्टूडेंट का नाम क्या है, मिस्टर सी। यानी कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रोल नंबर्स हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास एक ही नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, वहां पर प्रॉब्लम नहीं। तो सेम वही सिचुएशन कहां पर है, वो यहां पर है। जो डिटर्मिनेंट है वो डिफरेंट है जबकि जो डिपेंडेंट है वो सेम है। अगर कोई ऐसा केस होगा तो ये भी क्या है, ये एक वैलिड केस है जो कि थर्ड केस है। तो केस नंबर 3 को हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर केस नंबर 3, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जी केस नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को मैं लिख रहा हूं DET से और डिपेंडेंट को मैं लिख रहा हूं DEP से। अगर जो डिटर्मिनेंट है ये क्या हो जी, डिफरेंट हो, जैसे यहां पर हमारे पास 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट हैं, और जो डिपेंडेंट है वो सेम हो तो कोई मसला नहीं, ये भी क्या है, एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। 3 केसेस हमने देख लिए। अब हम फोर्थ और बिल्कुल लास्ट वाले केस को देखते हैं। फोर्थ और लास्ट वाला केस क्या है जी, वो कहता है जी केस नंबर 4 को मैं यहां पर लिखता हूं जी केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि जो स्टूडेंट नेम है ये डिटरमाइन करता है किसको, डिपार्टमेंट नेम को। अब हमें थोड़ा सा थॉरली इसको देखना है इस टेबल को। तो जो स्टूडेंट नेम है ये क्या हो रहे हैं जी, यहां पर रिपीट हो रहे हैं,
और इसी तरह से जो डिपार्टमेंट नेम है ये भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा लिखूं मिस्टर सी, तो मिस्टर सी का जो डिपार्टमेंट नेम है वो कौन सा है, वो है CS। इसी तरह से फिर से अगर मैं लिखूं मिस्टर सी, तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, IT। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट नेम हो, स्टूडेंट नेम अगर मेरे पास मिस्टर सी हो, तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं। मिस्टर सी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू कंप्यूटर साइंस की भी मिल रही है और मिस्टर सी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू IT की भी मिल रही है। अब यहां पर ये जो केस है, केस नंबर 4, ये केस नंबर 4 एक इनवैलिड केस है। अब केस नंबर 4 क्या है कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो सेम हो और जो डिपेंडेंट है वो डिफरेंट हो, तो ये एक इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि यहां पर हम जो डिपेंडेंट है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट, जैसे मैंने यहां पर आपको पहले बताया कि जो डिटर्मिनेंट है उसको मैं लिख रहा हूं DET और डिपेंडेंट को मैं लिख रहा हूं DEP। अगर जो डिटर्मिनेंट है वो सेम हो, फॉर एग्जांपल ये दोनों हैं सेम, और जो डिपेंडेंट हैं वो डिफरेंट हो, तो ये एक इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये 4 केसेस हैं जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के देखे। पहला केस जिसमें डिटर्मिनेंट भी डिफरेंट और जो डिपेंडेंट है वो भी डिफरेंट, इट इज़ अ वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। केस नंबर 2, डिटर्मिनेंट सेम, डिपेंडेंट सेम, इट इज ऑल्सो अ वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। And third case is different determinant and same dependent, it is also a valid functional dependency। जबकि जो फोर्थ केस है, केस नंबर 4, अगर डिटर्मिनेंट सेम होंगे और डिपेंडेंट डिफरेंट होंगे, तो ये क्या होगा, ये एक इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो इस पूरी की पूरी कहानी को अगर हम कंक्लूड करें, इसकी अगर मैं समरी आपको बताऊं, तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक कॉन्स्टेंट है जो एक रिलेशन में, एक टेबल में एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप स्पेसिफाई करती है। अगर मेरे पास किसी एक टेबल में कोई एक एट्रीब्यूट हो, उसकी वैल्यू से अगर मैं दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इनके दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी है। वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, वो कहलाता है डिटर्मिनेंट। और जिसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिपेंडेंट। सिंपल, इतनी सी कहानी है। और उसके साथ साथ हमने केसेस देखे, इस एग्जाम्पल को हमने जो है वो यहाँ पर एज्यूम किया, कंसिडर किया। 4 केसेस हमने देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट के लिए। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।